नमस्कार। मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया, कानपुर देहात से। आज हम लोग इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत संस्कृत विषय में संस्कृत शिक्षण की संभाव्य शिक्षण विधाएं प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व प्रशिक्षण के उद्देश्य पर एक नज़र डाली जाए। इस प्रशिक्षण के उपरांत हमारे प्रशिक्षु विभिन्न शिक्षण विधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इन विभिन्न विधियों का जानकारी प्राप्त करने के उपरांत हमारे प्रशिक्षु प्रभावी कक्षा शिक्षण कौशल का विकास कर पाएंगे। वे इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षण विधियों प्रविधियों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना पाने में समर्थ हो जाएंगे और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, आईसीटी आधारित कक्षा के महत्व को समझ पाएंगे। संस्कृत हो या कोई अन्य विषय, एक ही विषय को पढ़ाने के लिए विभिन्न अध्यापक अपनी रुचि अथवा छात्रों की योग्यता के अनुसार विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हैं। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत वाङ्मय एक विशाल भंडार है जिसे विभिन्न विधाओं के ही माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न विधियों का सहारा लिया जाता है। शिक्षण विधियों का शिक्षा के विभिन्न अंगों में अपना विशिष्ट महत्व है। यदि सही शिक्षण विधि का चयन किया जाए और सही तरीके से उसका अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाए तो हमारा कक्षा शिक्षण प्रभावी बनेगा एवं बच्चों का बौद्धिक स्तर और ज्ञानात्मक विकास दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों में निम्नांकित संदर्भों को दृष्टिगत रखना होगा, अर्थात जब हम किसी विधि का चयन करें तो हमें इन बातों पर ध्यान देते हुए ही उस विधि का चयन करना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रक्रिया, उल्लेखनीय गुण, विधि से लाभ और विधि से हानि। जब भी हम किसी विधि का चयन करें तो हम उसकी पृष्ठभूमि को जांच लें कि वह विधि किस प्रकार की है, कैसे विकसित हुई, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं और जो भी पाठ हम जिसका कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, क्या उस पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति में यह विधि सहायक सिद्ध होगी। इस विधि की प्रक्रिया क्या है, उल्लेखनीय गुण क्या हैं और साथ ही जब हम इस विधि का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करेंगे तो इस विधि से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे और क्या क्या हानि हो सकती है। इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए हमें किसी विधि का चयन करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण की सफलता हेतु अनेक महत्वपूर्ण विधियां निकाली गई हैं, जिनमें से कुछ विधियां इस प्रकार हैं। परंपरागत या पाठशाला विधि, व्याकरण विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, हर्बर्टीय विधि, संयुक्त विधि और नवीन शिक्षण पद्धतियाँ। यदि संस्कृत शिक्षण की विधियों पर समग्र रूप से दृष्टिपात किया जाए तो हम 3 भागों में इन विधियों को बांट सकते हैं: प्राचीन, नवीन और नवीनतम। प्राचीन विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि आती है, जैसे पारंपरिक रूप से कक्षाएं चलती आ रही थीं। वाद विवाद विधि आती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी विषय से संबंधित समझ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनकी समझ को विकसित करते हैं और तत्पश्चात बच्चों से उनका पक्ष या विपक्ष रखने को कहते हैं। कई सूत्र शिक्षण में माने जाते हैं, जैसे कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
इत्यादि अनेक सूत्र इस प्रकार शिक्षण सिद्धांतों के अंतर्गत माने गए हैं। तो उन सूत्र विधियों का इस्तेमाल, कथा कथन विधि, यदि कथा आ रही है तो उसको किस प्रकार से संवाद शैली में कहा जाए, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि और अनुवाद विधि। नवीन विधियों की बात करें तो पाठ्य पुस्तक विधि, वो पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाता है, हम लोग सभी इस विधि को बेहतर ढंग से जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि, हर्बर्टीय विधि, मूल्यांकन और विश्लेषणात्मक। अब जैसे हर्बर्टीय विधि है, इस विधि में जो भी विषय या जो भी समझ बच्चों के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसका पूर्व ज्ञान पहले बच्चों का जांचा जाएगा और उस पूर्व ज्ञान से उस संबंधित विषय को जोड़ा जाएगा। तदुपरांत जब हम नवीन विषय बच्चों के सामने संप्रेषित करते हैं तो बच्चों की समझ का स्तर कितना विकसित हुआ इसकी जांच की जाएगी। मूल्यांकन विभिन्न प्रकार से होता है। मूल्यांकन विधि का भी हम प्रयोग करते हैं कि एक तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत, जैसा कि कक्षाओं में परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन होता है। दूसरा ये है कि हम सतत मूल्यांकन करें, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण। हम किसी पाठ को यदि पढ़ा रहे हैं तो पाठ से पूर्व बच्चे का स्तर क्या है, पाठ के दौरान स्तर क्या है और पाठ के उपरांत, तो ये मूल्यांकन विधि है। विश्लेषणात्मक विधि है, इसी प्रकार से विश्लेषण करते हुए हम पढ़ाएं। फिर नवीनतम उपागमों की, नवीनतम विधियों की बात आई तो सूक्ष्म शिक्षण विधि है। ये हमारे प्रशिक्षुओं के लिए, बच्चे माइक्रो टीचिंग के माध्यम से, हमारे जो प्रशिक्षु हैं, शिक्षण के विभिन्न कौशलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो कक्षा शिक्षण माइक्रो टीचिंग जब करते हैं तो अपने ही सहपाठी को पाठ योजना बनाते हुए उस पाठ योजना का कक्षा में क्रियान्वयन करते हैं। आगमन विधि है, साथ ही साथ निगमन विधि भी है कि उदाहरण पहले दिए जाएं कि परिभाषा दी जाए। यदि उदाहरण पहले बच्चों के सामने रखे जाते हैं और उदाहरणों से विषय को सरलीकृत रूप दे दिया जाता है और तत्पश्चात नियम या परिभाषा रखी जाती है तो वह आगमन विधि है। और इसी के विपरीत यदि पहले परिभाषा पढ़ाई जाती है और उसके पश्चात उदाहरण बताए जाते हैं परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए, तो ये निगमन विधि है। समस्या समाधान विधि, समस्या पहले चयनित करी, समस्या की खोज करी और फिर उसका समाधान किया। प्रोजेक्ट विधि, कई प्रकार के हम असाइनमेंट, कई प्रकार के प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं। समूह कार्य, समूहों में हम कार्य कराएं बच्चों से। आईसीटी आधारित कक्षाएं, यानी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका प्रयोग करते हुए हम कक्षाएं अपनी चलाएं। निदानात्मक और उपचारात्मक विधि, समस्या यदि हमने जान लिया है तो समस्या को कैसे दूर करें, उसका निदान कैसे करें, और निदान कैसे करेंगे उपचारात्मक शैली में, यानी कहीं भी बच्चे को हीन भावना महसूस ना हो, साथ ही जो लर्निंग गैप है बाकी बच्चों से और उस समस्यात्मक बच्चे का, उसको हम दूर करें। शिक्षण विधियां क्रियाकलाप आधारित होनी चाहिए और इन क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधियों के बारे में यदि हम बात करें तो कई सारे उपागम हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चार्ट है, मॉडल है, ऑडियो वीडियो क्लिप है, इंटरनेट, कंप्यूटर है, दूरदर्शन और आकाशवाणी है। चार्ट और मॉडल के ज़रिए हम संस्कृत भाषा शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से बच्चों तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि बच्चे विषय वस्तु को चित्र, मॉडल या चार्ट के माध्यम से अपेक्षाकृत सरलीकृत ढंग से सीख रहे होंगे। साथ ही चार्ट मॉडल बनाने की प्रक्रिया, इसकी समझ भी उनके अंदर विकसित हो रही होगी। ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से हम उच्चारण की शुद्धता पर बल दे सकते हैं, बच्चों का उच्चारण अभ्यास शुद्ध करा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम कई ऐसे अच्छी चीज़ें, अच्छी सूचनाएं बच्चों तक संप्रेषित कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से भी जो संचार क्रांति का युग है उसमें हम बेहतरीन विषय वस्तु को हम अपने बच्चों तक सरल ढंग से साझा कर सकते हैं और उनके बौद्धिक स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी कई शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कई बौद्धिक वर्ग के कुछ लेखक हो गए, अच्छे शिक्षक हो गए, या फिर विभिन्न क्षेत्रों के महान जो व्यक्तित्व हैं उनके इंटरव्यूज़ प्रसारित किए जाते हैं। तो उनको यदि हम अपनी कक्षा में बच्चों के बीच में दिखाएं, उन्हें सुनाएं, तो ये भी क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है।
इसके साथ ही करके सीखना विधि। करके सीखना विधि के अंतर्गत बच्चों को कोई कार्य यदि करने को दिया जाए और बच्चे अपने अनुभव के आधार पर सीखेंगे तो आप जानिए ये जो सीखना है वह स्थायी सीखना कहलाएगा। सामूहिक कार्य, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए और फिर उन्हें कुछ गतिविधियां दे दीजिए। उन गतिविधियों को बच्चे करेंगे और शिक्षक जो है उनको निर्देशित करेगा और उन पर दृष्टि रखेगा, उस प्रक्रिया को देखेगा और उनका आकलन करेगा। यदि पाठ में कुछ ऐसे चरित्राएं हैं जिनका अभिनय बच्चे करके आप बच्चों के माध्यम से अभिनय करा के कक्षा शिक्षण करिए तो देखिए कितनी प्रभावशाली कक्षा शिक्षण होगी। साथ ही जो सत्पात्र हैं, अच्छे पात्र हैं, उनके जो गुण हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें महसूस करेंगे अभिनय के माध्यम से और उन्हें आत्मसात करेंगे। इसी के क्रम में आता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का हम 3 रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछें। फिर जब हमने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है तो बीच बीच में हम बच्चों से प्रश्न करते रहें। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दूसरी चीज़, बच्चे पाठ कितना समझ रहे हैं ये हमें ज्ञात होता रहेगा। और अंत में जब हम पूरी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचा चुके हों तब हम उनकी समझ कितनी विकसित हुई इसका आकलन भी प्रश्नोत्तर विधि से कर सकते हैं। उपचारात्मक विधि, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि बच्चों को उपचारात्मक ढंग से हम अन्य बच्चों के बौद्धिक स्तर तक कैसे ला सकते हैं। अगर कोई समस्या है, उच्चारण संबंधी दिक्कतें हैं तो हम क्लास के पहले, क्लास के दौरान, खेल खेल में धीरे धीरे उन बच्चों को सिखाएंगे और ताकि बच्चे के भीतर ये मन में कहीं ना रहे कि हम अन्य बच्चों से पिछड़े हुए हैं। अब बात करेंगे आईसीटी आधारित कक्षा शिक्षण के प्रमुख तत्वों की। जैसा मैंने बताया ही आईसीटी का महत्व आजकल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए, जो भी तकनीकी का इस्तेमाल वह कर रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उसे विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि यदि विषय का ज्ञान नहीं है तो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि शिक्षक का कोई और विकल्प नहीं है, चाहे जितनी भी तकनीकें विकसित हो जाएं। शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास वहाँ झलकना भी चाहिए। तो यहाँ ये तभी संभव है जब उस जो भी उपागम, जो भी संसाधन वो प्रयोग करने जा रहा है उसका वह भली भांति ज्ञाता हो। और यह आत्मविश्वास न केवल शिक्षक में होगा, ये फिर वहाँ से बच्चों के भीतर भी संप्रेषित होगा। बच्चों के भीतर भी यह आत्मविश्वास विकसित होगा, प्रस्फुटित होगा। आईसीटी आधारित कक्षा शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है और साथ ही ये जो तकनीकी है इससे बच्चे रूबरू होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और सक्षम बनते हैं। बच्चे कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं समझते। वो उस तकनीकी के बारे में, तकनीकी के माध्यम से कक्षा शिक्षण तो हो ही रहा है, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही विषय के साथ साथ वह तकनीकी का भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन समग्र शिक्षण विधियों का यदि हम उचित रूप से भली प्रकार अपनी कक्षा में क्रियान्वयन कर पाएंगे तो यह अवश्य होगा कि हमारा कक्षा शिक्षण प्रभावशाली होगा। बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, कौशल है, वह विकसित होगा और साथ ही अधिगम के जो उद्देश्य हैं, जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका जो उद्देश्य है वह भी फलीभूत होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।